अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फजर की नमाज से, और फजर के बाद डायरेक्टली हम आ गए ज़ोहर की नमाज पे। तो आज जो है रमज़ान चल रहा है, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि 3 रोज़े जो है गुजर गए और आज जो है हम रोज़े की इफ्तारी करने लगे हैं। तो टाइम इतना जल्दी जल्दी गुजर रहा है। यहाँ पे भी हंसी आ रही, वो मीम होती है ना कि अभी 30 रोज़े रह गए, पता ही नहीं चला। अच्छा, तो ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है वो हो चुकी है, कुरान शरीफ भी हो चुका है। अब पढ़ते हैं थोड़ी सी तस्बीह एंड देन फिर बस आधे घंटे में इफ्तारी होने वाली है, फिर मिलते हैं इफ्तारी पे। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि रमज़ान में आपको इतनी ज़्यादा नींद आती है? वैसे तो आपकी रूटीन बनी हुई होती है, अगर रूटीन ख़राब भी हो जाए फॉर सपोज़, तो आप जो है ज़ोहर के टाइम 2 बजे 1 बजे तो उठ ही जाते हैं, लेकिन रमज़ान में इतनी ज़्यादा रूटीन ख़राब हो जाती है कि बस ज़ोहर ख़त्म होने वाली है और फिर जो है मैं उठती हूँ। खैर, फिर मैं अपने आप को मुतमईन करती हूँ कि रमज़ान में तो रोज़े में सोना भी एक इबादत होती है, तो बस मैं मतलब कोई भी आप चीज़ करते हैं ना, तो बस अपने आप को ऐसे ही मुतमईन करते हैं। लेकिन आपको पता होता है कि आपने जो है रूटीन बनानी है और टाइम पे ज़ोहर पढ़नी है, तो बस मैं ये कोशिश तो करती आ रही हूँ कि टाइम पे पढूँ, लेकिन बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आई, मैंने अपना कहवा बना दिया और मैंने अपनी कॉफ़ी बना दी, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, कहवे के बगैर भी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, कॉफ़ी पीते रहो और इफ्तारी करते रहो, तो बस ऐसा लगता है कि सुबह का नाश्ता हो रहा है। वैसे इफ्तारी में कॉफ़ी पीने की प्लस पॉइंट ये है कि आम तरह पे लोगों को जो है इफ्तारी के बाद चक्कर आते हैं, सर भारी हो जाता है, तो ये वाली चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। जब मैं कॉफ़ी नहीं पीती थी ना, पहले होती थी, लेकिन अब साथ ही साथ जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, इफ्तारी भी करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके साथ भी इशू है तो चाय या कॉफ़ी इफ्तारी के साथ ही पिया करें। बाद में तो हर कोई पीता है, लेकिन साथ जैसे रोज़ा खोल रहे हैं आप और कुछ खा पी रहे हैं, साथ ही साथ चाय भी हो रही है, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो देखिए, ग्रीन टी तो आनी ही थी। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर दी थी इस वाली इफ्तारी में, तो मैंने कहा कि अपना खाना हज़म करने के लिए ग्रीन टी वगैरह पीऊँ, और ग्रीन टी के बाद मैंने जो है ज़िद करना स्टार्ट कर दी कि मैं जो हूँ अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा कहाँ करूँ कॉफ़ी की प्लस इफ्तारी की, तो मुझे क्रशर पीना है। वैसे तो आपको पता है ये बात हुई थी कि मैं क्रशर ऐसे ही ग्राउंड पे गई थी, तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर लिया है कुछ तो खाने पीने के लिए हो, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है पहली इफ्तारी के बाद कि जो अब मुझे क्रशर ना मिले मेरा बीपी नॉर्मल ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ जाती हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ जब भी जाती हूँ तो मैं क्रशर ज़रूर लेती हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा। क्रशर पीने से ना जो बीपी लो होता है इफ्तारी के बाद, वो बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। पता नहीं मेरी साइकोलॉजिकल बात है या फिर वाक़ई में होता है, लेकिन सच में होता है। उस दिन मेरी बहन ने, हनी ने भी पिया था, तो हनी भी कह रही थी वाक़ई में ऐसा होता है। बाय द वे, क्रशर का जो है ना, मैं बहुत एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं मिले। मैं वैसे ही अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे हो गया था सहरी का टाइम, और सहरी में मैंने ऑर्डर किया था ये पिज़्ज़ा, जो कि ठंडा आया था लेकिन फ्रेश था। ऐसा होता है ना, कभी-कभी चीज़ें ठंडी होती हैं लेकिन खाने में आपको लगता है कि ये फ्रेशली बेक किया हुआ है, अच्छा है। तो फिर बस मैंने ऐसे ही खा लिया। मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी कि कौन नीचे जाए, कौन ओवन में फिर गरम करे, तो फिर बस मैंने ऐसे ही खा लिया और खाते-खाते मुझे पता ही नहीं चला, पूरा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अब ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर से मेरा वेट जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 पीस जो है ना छोड़ दिए, और फिर मैंने ऊपर से डाइट पेप्सी ले ली। अब लोग कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा खा रही हो, डाइट पेप्सी का क्या फ़ायदा? अब आप मेरी बात सुनें। डाइट पेप्सी में 150 कैलोरीज़ होती हैं, मतलब विदाउट डाइट, जो डाइट वाली नहीं होती, और जो डाइट वाली होती है उसमें 0 कैलोरीज़ होती है। तो मैं पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी खा रही हूँ, 500-600 कैलोरीज़ खा रही हूँ, तो ऊपर से मैं ऐड ऑन 150 कैलोरीज़ भी कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये 150 भी माइनस कर रही हूँ ना मैं। और ये देखें, अगर मैं रोज़-रोज़ 150 ऐड करती जाऊँ कि वैसे ही खा रही हूँ, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट इफ्तारी हो गई थी। मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मेरा मूड जो है वो बहुत ख़राब था, मुझे बहुत रोज़ा वगैरह लगा था, पता नहीं क्या था, बस मेरा मूड स्विंग था। और यहाँ पे जो है मैं अपनी ईद के सूट की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा कि मैं ईद का सूट जो है इस दफ़ा खुद डिज़ाइन करूँगी और आप लोगों के साथ ये सारी जर्नी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो है अपना ईद का सूट डिज़ाइन कर दिया है, और यहाँ पे मैं जो हूँ अपना दुपट्टा डिज़ाइन कर रही हूँ। ये डिज़ाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दर्जी को समझाने में बहुत ही ईज़ी रहेगा, क्योंकि कोई आपका माइंड तो नहीं पढ़ सकता ना कि आप क्या कहना चाहते हो। और मैं समझाती हूँ तो मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ, इतना समझाती हूँ और वो ऐसे पागलों की तरह देखता है कि क्या बोल रही हो। तो मैंने सोचा कि मैं अपना होमवर्क जो है वो घर से करके जाती हूँ, और बस ये पेज जाके मैं उसको दिखाऊंगी एंड देन समझाती जाऊंगी।
यहाँ पे हम आ गए हैं लतीफ़ाबाद की लोकल मार्केट पे, जहाँ पे आपने जो है अपने कपड़े डिज़ाइन वगैरह करने हैं तो आपने फैब्रिक वगैरह, काम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे करवानी होती है। लेसेस का काम हो, कुछ भी हो, आपको एक वाहिद हैदराबाद में यही जगह है जहाँ से आपकी हर चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हम आ गए थे हंट पे। आपको पता है इन मार्केट का क्या फ़ायदा है? इन मार्केट में कोई एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लॉन टू जॉर्जेट टू रॉ सिल्क टू एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जब मेरा मूड होता है अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करने का, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली आ जाती हूँ। अच्छा, तो ये एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं रॉ सिल्क पे एम्ब्रॉयडरी है और इस वाइट को आप कोई भी कलर करवा सकते हैं और इस पे जो काम किया हुआ है ये बिल्कुल भी फेड अवे नहीं होगा, ये गोल्डन का गोल्डन ही रहेगा। और ये एक जो है क्रिंकल फैब्रिक में पड़े हुए थे, इसके बहुत सारे कलर्स थे, ब्लैक में था, ग्रीन में था, येलो ब्लू सब में था। तो मैंने ये सारे जो है कलर्स निकलवा दिए थे जो कि मुझे पसंद आ रहे थे। तो मैं बस यहाँ पे सोच रही थी कि इन पे मैं कौन सी डिज़ाइनिंग करूँ या क्या करूँ, तो बस मैं वो सोच ही रही थी और साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों के लिए भी ये जो है सारी रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। अब ये होता है कि ये तो मार्केट हैदराबाद में है, ठीक है। कराची में भी ऐसी मार्केट्स होती हैं, लाहौर में भी होती हैं, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर जगह पे, मुल्तान वगैरह में भी होती हैं ये सारी मार्केट्स और आई एम श्योर कि ये इंडिया में भी होगी। तो पाकिस्तान में तो ये सारे फैब्रिक्स जो है सर्कुलेट करते रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, लेकिन इंडिया या दूसरे चीज़ों में वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, उनके कल्चर और उनके ट्रेंड्स के हिसाब से होते हैं। ये जो सारी आपने ज्वेलरी देखी, ये बहुत ही कम प्राइजेज़ में अवेलेबल होती है। इवन दो कम प्राइस तो होती है, अगर आप इससे ऊपर बार्गेन करवाएं तो और भी कम हो जाती हैं। और ये सारी रिंग्स देखें, ये रिंग्स जो है कोई ट्रेंडी होती हैं, कोई आउट ऑफ फैशन होती है। मतलब हर चीज़ आपको इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि ढूंढने से आपको कोई एक चीज़, एक आधी चीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये है कि क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, आपने बहुत बार पहनना है, तो फिर आप यहाँ से मतलब ना लें। अगर आपको जो है एक दो दफ़ा के लिए बस जुगाड़ करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये अंडर 500 अंडर 400 आपको जो है ज्वेलरी इजीली मिल जाती है। और ये खुसास हमें मिल रहे थे, बहुत ही प्यारे थे, लेकिन इसमें क्या था, वही बात आ जाती है कि क्वालिटी इनकी थोड़ी-सी लो थी। अगर आप मेरी तरह इतने आपको खुसा पसंद नहीं होते, आप डेली वेयर नहीं करते, कभी-कभार ओकेजनली आप पहन लेते हैं, तो फिर ये आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी लो होते हैं और ये जो है पहनने में अच्छे भी लगते हैं और आप इतना ज़्यादा पहनते नहीं हैं, तो आपके लिए मतलब अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैं अपनी ईद के सूट का जो है वो इसको स्टिचिंग करवाने के लिए सारा काम वगैरह टेलर को समझा रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ इसमें थोड़ी बहुत लेसें वगैरह भी लगा देती हूँ अपने हिसाब की। तो बस मैं यहाँ पे सारी वो चीज़ें देख रही थी, लेकिन मुझे जो है ना वो एक जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद, देर के बाद जो है मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल गई और फिर जो है मैंने अपने टेलर को दिया था। और साथ मुझे जो है एक चीज़ नहीं चाहिए थी, 2-3 चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मैं एक ही साथ में सारी लेस वगैरह ले लेती हूँ या फिर जो है वहाँ दर्जी पे जाके और दर्जी को दिखा देती हूँ। और एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, मैं जब भी लेसें वगैरह लेती हूँ या कोई कपड़ा लेती हूँ और दर्जी के पास जाती हूँ कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए और ऐसी लेसें इस डिज़ाइन पे लगानी है, तो भाई वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि क्या मतलब इतनी लेस में तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इतने कपड़े में तो ये चीज़ हो ही नहीं सकता। मैं इतना कहती हूँ, हमेशा डिसअपॉइंट करता है। और ये वाला नहीं, हर टेलर जो मैं जिसके पास भी जाती हूँ वो ये कहते हैं, आपने लेसें बहुत कम ली हैं, आपका कपड़ा बहुत कम है, आपका ये वाला डिज़ाइन बन नहीं सकता। इतने नखरे करते हैं, इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती जितने
टेलर करते हैं, ख़ास करके ईद वाले दिनों में। तो मैंने कहा कि मैं पहले जाऊंगी टेलर के पास, टेलर को सारा कुछ बता के अपनी डिज़ाइन जो दिमाग में थी, फिर उससे पूछूंगी अब भाई आप बताओ कि कितनी मीटर लेस वगैरह लूँ। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो फिर जो है मैंने उनको कहा कि ठीक है, बस अब जितनी आपने बोली है ना वही मैं मीटर्स लूँगी, ताकि मेरी डिज़ाइनिंग जो है ना इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। टेलर के पास आना मतलब अपना टाइम जो है बर्बाद कर देना। आप जो है अगर 1 घंटा सोच के जा रहे हैं ना, आप इसको डबल कर दें, आपके 2-3 घंटे तो टेलर को समझाने में लग जाएंगे, और ये जो है बिल्कुल भी समझने का नाम नहीं लेते। लेकिन मैं भी गिव अप बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे जो है अपना अनस्टिच सूट जो है वो अच्छी तरह से स्टिच करवाना था, क्योंकि ईद पे पहनना था। उसको समझ में चीज़ें आ गई फाइनली, और जब जैसे ही चीज़ें समझ में आ गई मैंने कहा भागो घर की तरफ, क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया था। वैसे ही रोज़ा था, फिर रोज़े के बाद फ़ौरन मार्केट में आना और ये सारी चीज़ें ख्वारी वगैरह करना, लाइक व्लॉगिंग तो करनी है, कंटेंट तो बनाना है ईद के कपड़ों का, लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है। वरना तो क्या होता था, मैं बस जो है ना कपड़े ऑर्डर करती थी और कपड़े जो है मेरे पास डिलीवर हो जाते थे, बात ख़त्म। पर बात यह है कि बंदा हमेशा सेम रहे तो क्या फ़ायदा, कोई एक्टिविटी तो ज़रूर होनी चाहिए, और ये एक्टिविटी तो मुझे काफ़ी पसंद भी है, जैसे व्लॉगिंग करना, ड्राइविंग करना, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना। ये सारी चीज़ें जो है मुझे पसंद है, तभी मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे पसंद नहीं होती, फ़ोर्सफुली करना होता तो मैं कभी भी नहीं कर पाती। और चाहे मैं कितनी भी थक चुकी हूँ, मैं ड्राइविंग को तो छोड़ ही नहीं सकती। मैंने पापा को कहा थोड़ी बहुत ड्राइविंग मुझे दे दे, मैं चलाती हूँ, तो मैंने थोड़ी चलाई। लेकिन फिर जो है ना मेरा बीपी लो होने शुरू हो गया, तो मैंने पापा को वापस कर दी। मैंने कहा मुझसे गाड़ी आज तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। वो है ना, आप काम ना करके जब आप काम करते हैं ना फ़ौरन से, तो आप बहुत ही थक जाते हैं। और वैसे आपस की बात है, ये गाड़ी जो है बहुत ही मुश्किल थी। वो जो गाड़ी है ना वो बहुत आजकल पाकिस्तान में कॉमन हो गई है, जिसका नाम है ऑल्टो। इतनी गंदी सीटें हैं ना इसकी, आप जो है ना कुछ भी नहीं होगा आपको, बस आपको कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब पता नहीं क्या अजीब गाड़ी है, मैं क्या कहूँ। जिसके पास ऑल्टो होगी ना वो मुझे जो है ना बैश करेगा। इससे पहले आप लोग मुझे बैश करें, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा काम हो गया, और यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी एंड होता है। मुझे दे इजाज़त। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड जो है आप कनेक्टेड रहिएगा। मैं दूसरी बार भी जो है मार्केट जाऊंगी, एंड देन आपको फॉलो अप कराऊंगी अपने पूरे ईद ड्रेस की जर्नी का। तो अब मुझे दे इजाज़त। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।